आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। और इसमें हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे। एथिक्स का मतलब है कि जब हम सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स कोई ह्यूमन या कोई एनिमल भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, या फिर उनके साथ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते टाइम ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हम उनकी सेफ्टी का ध्यान ना रखें। इसलिए एथिक्स के टॉपिक यहाँ पे जो है वो इसी चीज के बारे में बात करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बता रहा है कि द स्टडी दैट डॉक्टर वॉटसन डिड विद लिटिल एल्बर्ट। आपको ये याद होगा, लिटिल एल्बर्ट के साथ एक स्टडी करी थी डॉक्टर वॉटसन ने, जिसमें उन्होंने ये मतलब दिखाने की कोशिश की थी कि हम चाहे तो फोबिया जो है वो किसी के अंदर फोबिया कर, किसी को अगर किसी चीज से डर नहीं है तो हम उसको इनकलकेट कर सकते हैं, मतलब हम उसको लर्न बिहेवियर की तरह किसी को डरना भी सिखा सकते हैं। तो जिसमें उन्होंने एक छोटा जो बेबी था जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट, उसको रैट से डरना सिखा दिया था। तो अगर ये देखा जाए तो आज के टाइम पे ये चीज जो है बहुत ज्यादा अनएथिकल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो आप छोटे बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दूसरा आप उसको डरा रहे हो। आप अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए आप उसको डरा रहे हो, जो कि एक तरीके से नेगेटिव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब एक्सपेरिमेंट्स होते थे साइकोलॉजी में और इतनी सारी स्टडीज होती थी ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, तो धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को हार्म भी कर सकते हैं कई बारी। और जैसे हो सकता है कि वो लिटिल एल्बर्ट के केस में वो जिंदगी भर उसके माइंड में वो रैट का डर रह गया हो, और वो हमेशा से उसको जब भी रैट को वो देखता हो वो डरता हो, वो कभी निकला ना हो उसके माइंड से डर, बड़ा होने के बाद भी। तो ऐसे हम कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा हार्म भी कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूफ करने के लिए। तो इस केस में एथिक्स के बारे में जो है साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि हमें एथिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एथिकल ट्रीटमेंट क्या है? इट इज scientists in other areas of research were also realizing that ethical treatment of participants in studies had to be ensured in some way. Ethical treatment of course means, इसका मतलब क्या है? That people who volunteer for a study, जो खुद से अपने ऊपर स्टडी कराने के लिए वॉलंटियर करेंगे, मतलब जो अपनी मर्जी से आएंगे, will be able to expect that no physical or psychological harm should come to them. मतलब उनके साथ कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म नहीं होगा इस एक्सपेरिमेंट में, और वो खुद आएंगे, हम उनको जबरदस्ती नहीं ला सकते। तो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, स्टडी करनी है किसी भी ह्यूमन के ऊपर, तो वो वॉलंटियर खुद करेगा अपने लिए, वो खुद से आएगा, और प्लस उसको ये श्योरिटी मिलनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई फिजिकल और कोई साइकोलॉजिकल हार्म नहीं होगा। अब जैसे ये लिटिल एल्बर्ट के केस में जब उसको रैट से डरना सिखाया था तो वो उसका साइकोलॉजिकल हार्म था उसके ऊपर, जो चीज से वो नहीं डरता था बाद में वो उससे डरना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म नहीं करेंगे, ये चीज की श्योरिटी किसी को देना, उसको हम बोलते हैं एथिकल ट्रीटमेंट। और ये बाद में बहुत जरूरी हो गया था, साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि ऐसा करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा हार्म भी कर सकते हैं एनिमल्स को और लोगों को। What are some ethical concerns that can occur when conducting research with people and animals? अब क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम किसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें लिखा है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वेयर मोस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कैरी आउट। ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे साइकोलॉजिकल रिसर्च बहुत होती है, वहां पे एक बोर्ड होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट होते हैं और थोड़े से अदर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि ये देखते हैं कि कोई भी स्टडी जो प्रपोज करी है, मतलब कि जो रिसर्च होने वाली है, उसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए और पार्टिसिपेंट्स को है एथिकली ट्रीट किया जाए, इस चीज का वो ध्यान रखते हैं। तो ये काम किसका है? इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स का है। These review boards look at all aspects of the projected study, from written materials that explain the research to the potential subjects to the equipment that may be used in the study itself. मतलब वो पूरा स्टडी पहले पढ़ेंगे रिटर्न उसमें कि क्या करने वाले हैं,
और कौन से सब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे, मतलब कौन से लोग या कौन से जानवरों का यूज होगा, और कौन सी इक्विपमेंट हम उसमें यूज करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें वो पढ़ेंगे, उसके बाद उस चीज की परमिशन मिलेगी कि वो एथिकली करेक्ट है या नहीं है करने के लिए। फिर आती है गाइडलाइंस फॉर डूइंग रिसर्च विद पीपल। जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी है, उनको हम बोलते हैं एथिकल गाइडलाइंस। तो वो एथिकल गाइडलाइंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी वेड अगेंस्ट स्टडीज वैल्यू टू साइंस। इन अदर वर्ड्स, पीपल कम फर्स्ट, रिसर्च सेकेंड। कहने का मतलब है लोगों के राइट्स और उनका वेल बीइंग पहले आता है और स्टडी बाद में आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्टडी पूरी करने के चक्कर में लोगों के राइट्स को भूल जाओ और उनकी वेल बीइंग को भूल जाओ। मतलब लोग पहले और आपकी रिसर्च बाद में। तो पहले आपने लोगों का ध्यान रखना है, पार्टिसिपेंट्स का ध्यान रखना है, उनके वेलबींग का ध्यान रखना है, उसके बाद अपनी स्टडी को देखना है। स्टडी के चक्कर में उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, पहली गाइडलाइन। सेकंड गाइडलाइन, पार्टिसिपेंट्स मस्ट अलाउ टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेंट्स को अलाउड होना चाहिए कि वो खुद से डिसाइड कर सके कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दिस मीन्स दैट researchers have to explain the study to the people they want to include before they do anything to them. जब वो अपने लिए रिसर्चर्स जो है पार्टिसिपेंट्स ढूंढते हैं, तो जिन लोगों को वो स्टडी करना चाहते हैं या जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कुछ करना चाहते हैं, पहले वो उनको पूरी स्टडी एक्सप्लेन करेंगे। वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे उनको कि वो क्या करने वाले हैं और उससे वो क्या चीज देखना चाहते हैं। इवन चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं तो भी, और अगर बहुत ही छोटे इन्फेंट हैं, जैसे वो एल्बर्ट वाली एक्सपेरिमेंट था, अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो ये चीज नहीं समझ सकते, तो उनके पेरेंट्स को बताना जरूरी है। उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है और उनका कंसेंट लेना है। लीगल टर्म में, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट में, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है वर्ड, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब है आपने जो है लीगली परमिशन ले ली है एक्सपेरिमेंट करने की, ठीक है। और अगर हम ब्लाइंड स्टडीज कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सिंगल ब्लाइंड या डबल ब्लाइंड स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम बता नहीं सकते कि हमने क्या एक्सपेक्ट करना है उनसे, उसमें भी इट इज नेसेसरी टू टेल द पार्टिसिपेंट्स दैट दे मे बी मेंबर ऑफ आइदर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और द कंट्रोल ग्रुप। उसमें भी एटलीस्ट पार्टिसिपेंट्स को ये बताना जरूरी है कि हमारी ये स्टडी ऐसे कंडक्ट होती है जिसमें हम ये चीजें देखेंगे, और आप या तो कंट्रोल ग्रुप में रहोगे या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रहोगे। तो इतना तो वहां पे भी बताना जरूरी है। बेशक आप उनको ये मत बताओ कि हम आपको एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप में डाल रहे हैं या कंट्रोल वाले में डाल रहे हैं, पर ये जरूर बताओ कि दोनों में से एक ग्रुप में हम आपको डालेंगे, सो दैट कि वो उनको ये पता ना चले कि उनको कैसे बिहेव करना है और हमारे रिजल्ट्स खराब ना हो। तीसरा जो है पॉइंट इसमें, डिसेप्शन मस्ट बी जस्टिफाइड। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखे में रखना। सपोज आप अपने पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताना चाहते हो सकता है आपकी स्टडी कुछ इस टाइप की है जिसमें आप नहीं बताना चाहते कि आप क्या कर रहे हो या फिर आपके रिजल्ट्स क्या होंगे। आपको लग रहा है कि अगर आप उन्हें बता दोगे तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। सो उसमें क्या होना चाहिए, इन सम केसेस इट इज नेसेसरी टू डिसीव द पार्टिसिपेंट। सम केसेस में इट इज नेसेसरी टू डिसीव का मतलब है उसको उनसे छुपा के रखना, बिकॉज द स्टडी वोंट वर्क एनी अदर वे। अदरवाइज क्या होगा, आपकी स्टडी काम नहीं करेगी। तो उसमें क्या करना है, द पार्टिसिपेंट्स हैव टू बी टोल्ड आफ्टर द स्टडी एग्जैक्टली व्हाई द डिसेप्शन वाज इम्पोर्टेंट। मतलब जब आपकी स्टडी पूरी हो जाए तो उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को बताना है कि उनको पहले क्यों नहीं बताया था कि उनको हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये बाद में जो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि उनसे हमने क्यों छुपाया था, उसको बोलते हैं डीब्रीफिंग। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डीब्रीफिंग, मतलब स्टडी के बाद उनको एक्सप्लेन करना।
पहले करेंगे तो उसको बोलेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और बाद में करेंगे तो उसको बोलेंगे डीब्रीफिंग। फोर्थ गाइडलाइन, पार्टिसिपेंट में विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी एट एनी टाइम। पार्टिसिपेंट का जब मन करेगा वो स्टडी से उठ के जा सकता है, छोड़ के जा सकता है। अगर उसको बीच में कभी भी लगता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें उसको नहीं बैठना है या उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो ये पार्टिसिपेंट का राइट है कि वो कभी भी वहां से उठ के जा सकता है। द पार्टिसिपेंट मस्ट बी अलाउड टू ड्रॉप आउट फॉर एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स पीपल गेट बोर्ड विद द स्टडी। कभी कभी लोग बोर हो जाते हैं, काफी लंबी स्टडी होती है। डिसाइड दे डोंट हैव द टाइम। कभी कभी उनको लगता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डोंट लाइक व्हाट दे हैव टू डू। कभी उनको ये भी लगता है कि जो करना है वो उनको पसंद नहीं है करना। और चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग इन स्टडीज ऑफन डिसाइड टू स्टॉप प्लेइंग। कभी कभी जैसे बच्चों को हम प्लेइंग वाले एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो वो बच्चे कभी बोर हो जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं खेलना है। तो इस केस में रिसर्चर्स हैव टू रिलीज देम, मतलब रिसर्चर को उन्हें जाने देना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स हैविंग टू गेट मोर पार्टिसिपेंट्स। चाहे उनको दोबारा से पार्टिसिपेंट ढूंढ के लाने पड़े, तब भी रिसर्चर्स उन्हें रोक नहीं सकते। नेक्स्ट गाइडलाइन है, पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिस्क और टोल्ड एक्सप्लिसिटली ऑफ रिस्क। मतलब पार्टिसिपेंट्स को पूरा क्लियर कर दो कि क्या रिस्क है हमारी स्टडी में, और स्पेशली बताना चाहिए उनको कि ये जो रिस्क है ये हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ रिसर्चेज आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर आपकी रिसर्च में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज हो रही है, केयर मस्ट बी टेकन टू एंश्योर दैट नो पार्टिसिपेंट विल एक्सपीरियंस अ फिजिकल शॉक फ्रॉम फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वैसे तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी को शॉक ना लगे, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेंट को ये बताना जरूरी है कि हम एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ताकि उसको ये पता रहे कि अगर कभी गलती से हल्का फुल्का शॉक लगता है तो वो उसको बताया था। लेकिन अगर शॉक लगता है तो ये एक तरीके से रिसर्चर का बहुत बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि आपके रिसर्च में किसी भी पार्टिसिपेंट को शॉक नहीं लगना चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हो तो। लेकिन ये उसको बताना जरूरी है कि ये रिस्क इसमें है, फिर उसकी मर्जी है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे या ना करे। नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेटर मस्ट डीब्रीफ पार्टिसिपेंट्स टेलिंग द ट्रू नेचर ऑफ द स्टडी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट। इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटर कह लो या रिसर्चर कह लो या इन्वेस्टिगेटर कह लो, उनको हर तरह की स्टडी के बारे में बताना जरूरी होता है, और पर्टिकुलरली वो वाली जिसमें उनको डिसेप्शन किया जाएगा, मतलब उनको कुछ चीजें छुपा के रखी जाएंगी जो स्टडी के बाद बताएंगे। तो ये ड्यूटी है इन्वेस्टिगेटर की कि उनको ये चीज क्लियर करके रखनी है। नेक्स्ट है, डेटा मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। मतलब आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। डेटा किस चीज का? डेटा मतलब पेशेंट्स की डिटेल, पेशेंट का नाम, एड्रेस, उनके बारे में और डिटेल जो आपने अपने स्टडी में पूछी है। फ्रॉइड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रेफरिंग टू हिज पेशेंट इन हिज बुक्स एंड आर्टिकल्स विद फॉल्स नेम। फ्रॉइड जो थे वो इस चीज का बहुत यूज करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में। उन्होंने जो बुक्स लिखी है उसमें अपने पेशेंट्स के उन्होंने नकली नाम यूज किए हैं। तो मतलब वो ये चीज जानते थे कि उनके जो पेशेंट्स का डेटा है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है। Psychologists and other researchers today tend to report only group results rather than results for a single individual so that no one could possibly recognize. तो आजकल जैसे कि ग्रुप के रिजल्ट जो है वो पब्लिश किए जाते हैं, इंडिविजुअल रिजल्ट्स नहीं करते हैं पब्लिश, ताकि किसी एक पर्सन की जो है डिटेल रिवील ना हो। पॉइंट नंबर 8, if for any reason a study result in undesirable consequences for the participant, the researcher is responsible for detecting and removing or correcting these consequences. अगर किसी रीजन की वजह से किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ कुछ अनडिजायरेबल हो जाता है तो ये एक रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले डिटेक्ट करे, चेक करे क्यों हुआ, रिमूव करे उसको, करेक्ट करे, फिर उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करे। So sometimes people react in unexpected ways to the manipulation in experiment despite the researchers' best effort to prevent any negative impact. कभी कभी लोग भी अजीब तरीके से बिहेव करते ही हैं
अनएक्सपेक्टेड बिहेव करते हैं। तो रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ढूंढे कि वो किस तरीके से उनको हेल्प कर सकता है और कैसे उनको वापस से पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। Psychologists also study animals to find out about behavior, often drawing comparison between what the animals do and what people might do under similar conditions. अब ये तो ऊपर जो बात हो रही थी ये तो उस पे हो रही थी जब हम लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एनिमल्स के ऊपर भी कई बार बहुत स्टडीज करनी पड़ जाती है। हर चीज हम पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर तो ट्राई नहीं कर सकते, तो व्हाई नॉट जस्ट स्टडी पीपल इन द फर्स्ट प्लेस। तो कुछ ये क्वेश्चन माइंड में उठते हैं कि डायरेक्टली हम लोगों के ऊपर क्यों नहीं स्टडी करते, एनिमल्स के ऊपर क्यों स्टडी करते हैं हम। सम रिसर्च क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू आंसर बाय यूजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। कुछ ऐसे रिसर्चेज हैं जिसमें हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स का यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको यूज करके उस रिसर्च के बारे में पता करना। एनिमल्स का यूज करते हैं क्योंकि एनिमल की लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है, तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसमें जल्दी नजर आ जाते हैं। एनिमल्स को कंट्रोल करना भी इजी है, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती हैं, उनकी डाइट कंट्रोल करना, उनका लिविंग अरेंजमेंट कंट्रोल करना, उनकी जेनेटिक रिलेटेडनेस चेक करना, ये सब इजी होता है। और उनकी लाइफ शॉर्ट होती है इसलिए उनके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी जल्दी नजर आता है, इसलिए एनिमल्स का यूज कभी कभी करना पड़ता है। द व्हाइट लेबोरेटरी रैट हैज बिकम रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्डिनरी रैट्स ब्रेड विद ओन काइंड ऑफ मैनी डिकेज अंटिल अ व्हाइट रैट इज एसेंशियली जेनेटिक। ओके, आगे इसमें ये बताया हुआ है कि एनिमल्स जो है वो सिंपल बिहेवियर में एंगेज होते हैं ह्यूमन से। सिंपल बिहेवियर मतलब जैसे हमारा माइंड जो है उसमें बहुत सारे थॉट्स होते हैं और हमारे बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है हमारा, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, उनका बिहेवियर सिंपल होता है, उनमें ज्यादा थॉट्स नहीं होते, थिंकिंग नहीं होती, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तो उनके ऊपर मैनिपुलेशन का इफेक्ट देखना आसान हो जाता है, इसलिए एनिमल्स को यूज किया जाता है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर साइंटिस्ट टू प्रूव दैट टार्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इन टोबैको कॉज कैंसर। जो टोबैको खाते हैं उनमें जो चीजें होती हैं उसकी वजह से कैंसर होता है, ये चीज लोगों के ऊपर स्टडी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत अनएथिकल भी होगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि जो लोग टोबैको लेते हैं अब ये उनकी मरने की वेट तो नहीं कर सकते ना देखने के लिए कि उनको कैंसर हुआ है कि नहीं, लेकिन ये चीज एनिमल्स पे स्टडी करनी इजी हो जाती है क्योंकि उनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो जल्दी नजर आने लगता है, तो इसलिए एनिमल्स के ऊपर स्टडी करना थोड़ा सा बेटर रहता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। ये क्रूएल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये क्रूएल लगता है देखने में कि हम एनिमल्स के ऊपर ऐसी रिसर्च करते हैं, बट एक चीज इसमें ये बोली हुई है, अगर एनिमल्स के ऊपर रिसर्च नहीं होती तो आज इंसुलिन जो है, डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके बहुत सारी बीमारियों की जो मेडिसिन ढूंढी है उन चीजों के बारे में हम पता नहीं कर पाते। तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत इस चीज का हार्म एनिमल्स पे है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एक इफेक्ट है जिससे हम बहुत सारी डिसीजेस की मेडिसिन ढूंढ पाए हैं। There are also ethical consideration when dealing with animals just as there are with humans. कुछ ethical consideration animals के लिए भी हैं। With animals the focus is on avoiding उनके साथ क्या है, एक तो उन्हें unnecessary pain नहीं करो और unnecessary suffering नहीं होनी चाहिए, और अगर उनके ऊपर कोई सर्जरी होती है तो उनको भी एनेस्थीसिया देना जरूरी है। आप उनको एकदम कॉन्शियस स्टेट में उनके ऊपर कोई सर्जरी नहीं करोगे। और अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे किसी दवाई की वजह से, तो उसको चेक करना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों हुआ, और आगे से ये ध्यान रखना है कि वो चीज दोबारा ना हो। तो ये एथिकल कंसर्न्स है एनिमल्स के केस में। अब इसके आगे समरी है, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं लास्ट 2-3 वीडियोस में उसकी समरी है। सबसे पहले कोरिलेशन यहाँ पे बताया है। कोरिलेशन क्या होता है? जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं
जिसको रिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, जो कि +1 और -1 के बीच में होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फाइंडिंग रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंट में कि हम दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑपरेशनल डेफिनेशन, जिसका मतलब आप जो जो चीजें एक्सपेरिमेंट में जिस तरह का बिहेवियर ढूंढ रहे हो उसको उन जैसे स्पेसिफिकली नेम्स ऑफ द प्रोसीजर यूज टू कंट्रोल और मेजर वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट, तो उनको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन में डालते हैं। फिर हमने ग्रुप्स पढ़े थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जिनके ऊपर मैनिपुलेशन की जाती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिन पे नहीं की जाती वो कंट्रोल ग्रुप होता है। फिर हमने हैजर्ड्स पढ़े, जिसमें हमने प्लेसिबो इफेक्ट पढ़ा, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी पार्टिसिपेंट की तो वो वैसे ही बिहेव करता है, और एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट पढ़ा, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशंस होती है तो वो पार्टिसिपेंट को वैसे ही बिहेव करने के लिए अर्ज करता है। और आज हमने गाइडलाइंस पढ़ी हैं कि कुछ गाइडलाइंस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब हम ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ कोई भी रिसर्च करते हैं, जिसमें राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, उनके वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए, और ह्यूमंस को इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना ज़रूरी है, या फिर डी ब्रीफिंग करना ज़रूरी है बाद में। तो ये सारी गाइडलाइंस है, और ये एनिमल्स की गाइडलाइन है जहाँ पे उनको कोई अननेसेसरी पेन और सफरिंग नहीं देना है। और क्यों करते हैं, अगर वाई यूज एनिमल पूछे तो क्योंकि उन पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना इजी हो जाता है और उनको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अब आते हैं क्विज के ऊपर। इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो क्विज में पहला क्वेश्चन है आपका, इट्स कॉमन नॉलेज दैट द मोर यू स्टडी द हायर योर ग्रेड विल बी, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये पूछ रहा है कि जैसे ये कॉमन नॉलेज है कि ज्यादा आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आएगा, तो ये किस तरह का कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, जीरो है कि कैजुअल है। जीरो नहीं है क्योंकि दोनों रिलेटेड तो है ही, और पॉजिटिव में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, नेगेटिव में होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। तो इसमें क्या लिखा है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे ग्रेड आएंगे, तो ये किस तरह का कोरिलेशन हो गया, ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप कौन सा होता है, जो आपका 1 के पास होता है, ज्यादा +1 या -1 के पास होना चाहिए। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है, +1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, +1 और -1 के बीच में ही रहना चाहिए। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है, देखो ये वाला तो 1 से ज्यादा हो गया। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा लग रहा है, 75 1 के पास है, 54 1 के पास है, या 89 1 के पास है। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 और -1 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो तीनों में से 1 के पास है 89, तो ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, in an experiment to test the effect of alcohol on memory, the experimenter give vodka mixed in orange juice to one group of subject and orange juice with no vodka to other group. She then measures the memory skills of both groups by means of a memory test. In this study, the independent variable would be. अच्छा, अभी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मेमोरी को चेक करना है, मतलब अल्कोहल से मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये चेक करना है। तो अल्कोहल इसमें क्या हो गया, अल्कोहल हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मेमोरी क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, कि अल्कोहल का मेमोरी पे क्या असर होता है, ये चीज चेक करनी है। ठीक है, अब इसमें 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप था जिसको वोडका मिक्स करके ऑरेंज जूस दिया, और दूसरा ग्रुप था जिसको सिर्फ ऑरेंज जूस दिया, जिसमें कोई वोडका मिक्स नहीं की। उसके बाद उन दोनों का मेमोरी स्किल चेक किया, तो दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, क्योंकि हम अल्कोहल का इफेक्ट मेमोरी पे देख रहे हैं, तो दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। स्कोर्स ऑफ द मेमोरी टेस्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वोडका इन द ऑरेंज जूस यही होगा, क्योंकि हम उसी का देख रहे हैं इफेक्ट। तो जिस चीज का इफेक्ट देखते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
क्वेश्चन नंबर 4, इन द सेम एक्सपेरिमेंट, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में द कंट्रोल ग्रुप इज द वन दैट गेट्स। अब कंट्रोल ग्रुप कौन सा है? एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते या उसको ऐसी चीज देते हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो दैट मीन्स इन चारों में से जो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा वो ये होगा जिसको हमने ऑरेंज जूस विदाउट वोडका दिया है, क्योंकि हम उसके ऊपर इफेक्ट नहीं देखना चाहते, हम दूसरे ग्रुप पे देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in a dash study neither the experimenter nor the participants know who is in the control group or who is in the experimental group। कौन सी ऐसी स्टडी है चारों में से जिसमें ना तो पार्टिसिपेंट को पता होता है ना एक्सपेरिमेंटर को पता होता है कि कौन से लोग कंट्रोल ग्रुप में है और कौन से लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है? तो कौन सी स्टडी है ऐसी? इसका आंसर है सी, डबल ब्लाइंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इन द डम जॉक स्टीरियोटाइप। डम जॉक वो वाला है जिसमें वो एथलीट्स को ऐसा लगता है कि उनको उनके स्पोर्ट्स की वजह से एडमिशन मिली है यूनिवर्सिटी में। व्हाट वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल? उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? जो उन्होंने स्टीरियोटाइप में टेस्ट वो लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको याद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये था कि उनको जो स्टीरियोटाइप है, जो वो सोचते हैं, वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उनका रिजल्ट आता है उसके बाद स्कोर ऑफ द टेस्ट, वो था डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि इसका असर इसके ऊपर पड़ता है कि नहीं। तो जिस चीज का असर पड़ता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, जिसके ऊपर पड़ता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे द स्कोर्स ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉमन एथिकल रूल्स। अच्छा, जो हमने एथिकल रूल्स अभी पढ़े हैं उसमें से ये कौन सा वाला नहीं है? पार्टिसिपेंट हैव टू गिव इन्फॉर्म कंसेंट, पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कंसेंट देना पड़ता है, ये है। डिसेप्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी स्टडीज, ये वाला नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम डिसेप्शन कर सकते हैं लेकिन उसको बताना पड़ता है बाद में कि हमने डिसेप्शन क्यों किया, तो इसलिए ये वाला जो है ये कॉमन एथिकल रूल नहीं है। बाकी दोनों भी पढ़ लेते हैं। राइट एंड वेलबींग ऑफ द पार्टिसिपेंट मस्ट कम फर्स्ट, ये वाला भी है। डेटा मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल, ये वाला भी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वी यूज एनिमल्स इन रिसर्च बिकॉज, हम लोग एनिमल्स का क्यों यूज करते हैं रिसर्च में? एनिमल्स हैव सिंपल बिहेवियर, ये भी ठीक है। एनिमल्स डोंट लिव लॉन्ग एज ह्यूमन, आर इजियर टू कंट्रोल, ये भी है। वी कैन डू थिंग्स टू द एनिमल दैट वी कांट डू पीपल, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका क्विज यहाँ पे खत्म होता है, और उसके बाद आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स।